मोटापा WHO के अनुसार 1975 के बाद से दुनिया भर में मोटापा लगभग 3 गुना बढ़ा है। विश्व मोटापा संघ WOF की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक दुनिया में कुल 2.7 अरब वयस्क अधिक वजन वाले या मोटापे के शिकार होंगे। इस साल 2.8% लोगों की मौत का कारण मोटापा है। द गार्डियन की रिपोर्ट में भी मोटापा को ग्रेट किलर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कहा है। भारत के हालात को देखें तो भारत में मोटापा महामारी का रूप ले रहा है। यह जीवन शैली का हिस्सा बनता जा रहा है और डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, अर्थराइटिस और कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे रहा है। देश की 5% आबादी गंभीर रूप से मोटापे का शिकार है। देश में मोटे लोगों की संख्या चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ चुकी है। भारत में करीब 1 करोड़ 44 लाख बच्चे मोटापे के शिकार हैं और यह आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। विश्व में चीन के बाद सर्वाधिक मोटे बच्चे भारत में ही हैं। भारतीय समाज में एक खास विसंगति देखी जा रही है। कहीं लोग इतना ज्यादा भोजन करते हैं कि मोटापे के शिकार हो जाते हैं, तो कहीं बिना भोजन के बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के स्टडी के मुताबिक भारत को अब पोषण के साथ साथ अति पोषण से भी निपटना पड़ रहा है। तो आइए इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए चलते हैं डॉक्टर विकास के पास। नमस्कार, हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम के इस अंक में आज का हमारा विषय है मोटापा यानी कि ओबेसिटी। जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य ये है कि शरीर में या तो फैट सेल्स जो वसा है, चर्बी है, उसका साइज बढ़ गया है या उसकी मात्रा बढ़ गई है या ये दोनों ही चीजें एक साथ हो गई हैं। तो इस अवस्था को हम मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। तो जो ओबेसिटी है उसको परिभाषित करने के बहुत सारे मानक हैं और इन्हीं मानकों के द्वारा हम ओबेसिटी और उसकी गंभीरता को डिसाइड करते हैं। तो इसमें जो सबसे प्रमुख मानक है वो है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बॉडी मास इंडेक्स इज सिंपली वेट इन केजीज डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स, यानी कि जो वजन है उसको हाइट के वर्ग से विभाजित किया जाता है और जो आंकड़ा आता है वो बॉडी मास इंडेक्स या BMI कहलाता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने की है, जो ये हाइट हम लेते हैं वो मीटर में लेना है। तो जो वजन है उसको मीटर में जो हाइट है उसके वर्ग से विभाजित करने पे जो आंकड़ा आता है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। और ये जो आंकड़ा है अगर 18.5 से कम है तो व्यक्ति अंडरवेट है और 18.5 से लेके 25 तक ये एक नॉर्मल रेंज माना जाता है, ये BMI नॉर्मल है। 25 से 30 तक का जो BMI है और मोर देन 25, अगर 25 से ज़्यादा है तो हम व्यक्ति को ओवरवेट कहते हैं और 25 से 30 का जो आंकड़ा है उसको हम लोग प्री ओबेसिटी कहते हैं। मतलब व्यक्ति ओवरवेट है लेकिन वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। और BMI अगर 30 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम ओबेसिटी लेबल कर देते हैं। ओबेसिटी के भी डिफरेंट ग्रेड्स हैं। अगर 30 से लेके 34 तक अगर BMI होता है तो उसको हम लोग मॉडरेट ओबेसिटी कहते हैं और 35 से लेके 40 तक अगर BMI है तो उसको सीवियर ओबेसिटी कहते हैं और मोर देन 40 अगर BMI है तो वो वेरी सीवियर ओबेसिटी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि ओबेसिटी, ये जो BMI है अगर 35 या उससे अधिक है तो इसको मॉर्बिड ओबेसिटी कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ मोटापे की वजह से ही व्यक्ति की जान को खतरा है और इसके लिए फिर फर्दर जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं उसका भी ऑप्शन ध्यान में रखा जाता है। तो जो ये ओबेसिटी है ये एक आज की दुनिया में अगर कहें तो एक ये महामारी की तरह फैली हुई है। ये अक्रॉस द बोर्ड हर महादेश में, हर देश में एक ये बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब करीब 2016 में 3.4 मिलियन यानी कि 34 लाख लोग ओबेसिटी की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका मृत्यु हुआ था। अगर भारत देश की बात करें तो 1.3% मेल एंड 2.5% वीमेन जो हैं वो ओबेसिटी से ग्रसित हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत ही
बड़ा नंबर है। और ओबेसिटी जो है, इससे हम ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, ओबेसिटी से बचने की ज़रूरत क्यों है, वो इसलिए है कि जो ओबेसिटी है, भारी वज़न है, ये अपने आप में कई बीमारियां लाता है। इनफैक्ट ये ओबेसिटी जो है बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत करता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ओबेसिटी की वजह से होती हैं। तो इन बीमारियों में जो ओबेसिटी से हो सकती हैं, कुछ प्रमुख बीमारियों का मैं जिक्र करूंगा। तो पहले उन बीमारियों का जिक्र जो ओबेसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड हैं और ओबेसिटी की वजह से उनकी गंभीरता और बढ़ जाती है। तो ये बीमारियां हैं, सबसे पहले है डायबिटीज़ यानी कि शुगर या मधुमेह की बीमारी। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में जो बीमारी है, पत्थर हो जाना या गॉल ब्लैडर यानी बीमारी जिसको गॉल स्टोन डिजीज़ कहते हैं, वो हो सकती है। या फिर डिसलिपिडेमिया यानी कि शरीर में जो लिपिड्स, जो वसा की मात्रा है, वो बढ़ जाना। और वसा की मात्रा बढ़ जाना, लिपिड्स का बढ़ जाना, जैसा कि पता है कि ज़्यादा लिपिड हो तो ये शरीर की आर्टरीज वगैरह में जो रक्त वाहिकाएं हैं उसके अंदर ये जाके जमा हो जाती हैं और फिर खून के बहाव को रोकती हैं, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, ये सब हो सकता है। इसके अलावा सांस, दम फूल जाने की तकलीफ या नींद में दम फूलने की तकलीफ, ये जो बीमारियां हैं वो ओबेसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड हैं और ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, या हम कह सकते हैं कि ओबेसिटी इन बीमारियों की शुरुआत का कारण है। तो ये सारी बीमारियां बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं। तो ओबेसिटी जो है इनका शुरुआती अवस्था है, इनको ट्रिगर करता है, इसीलिए ओबेसिटी से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जिनमें ओबेसिटी का ओबेसिटी उसको मॉडरेटली उसके रिस्क को इंक्रीज करता है, वो बीमारियों में कुछ बीमारियां हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल से संबंधी बीमारियां। इसके अलावा हाइपरटेंशन और फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने में, कमर में जो हड्डियां हैं वो उसमें दर्द होगा, उसके जो जॉइंट्स हैं उनको ये असर करता है। इसके अलावा गाउट भी ओबेसिटी से हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें ओबेसिटी असर करता है बट इतना ज़्यादा असर नहीं करता, और उन बीमारियों में हम कह सकते हैं कि जैसे कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, जैसे कि लार्ज बाउल कैंसर या औरतों में गर्भाशय का कैंसर, ये रीज़न है। उसके अलावा ज़्यादा ओबेसिटी जो है वो डिक्रीज फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन शक्ति कम करने में भी कहीं ना कहीं इसका एक माइनर रोल देखा गया है। इम्पेयर्ड इनफर्टिलिटी में स्पेशली औरतों में ये पाया गया है। इसके अलावा लो बैक एक वगैरह भी इससे हो सकता है। हमने देखा कि जो ओबेसिटी ही अपने आप में बहुत सारी बीमारियां साथ में लेके आ जाता है, और इन बीमारियों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया, ये तीन बहुत ही प्रमुख हैं। और ये बीमारियां ओबेसिटी से शुरू होती हैं और अगर ओबेसिटी बनी रहेगी तो ये बीमारियां और गंभीर रूप लेके आएंगी, और इसी को हम लोग कई बार मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कह देते हैं, जिसमें व्यक्ति हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हाइपरलिपिडीमिया तीनों से एक साथ ग्रसित होता है। और ये जो तीनों बीमारियां हैं एक दूसरे की पूरक हैं। ये तीनों बीमारियां एक साथ बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिस्थितियां पैदा करते हैं, जिससे आदमी की मौत भी हो सकती है। इसमें हार्ट डिजीज़ एक प्रमुख कारण है। जब ये तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और लकवा मारने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर हम अपना वज़न कंट्रोल में रखेंगे तो हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और हाइपरलिपिडीमिया तीनों से बच सकते हैं। तो अब देखें कि जो ये इतनी गंभीर समस्या है उसके होने का कारण क्या है। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति को ओबेसिटी हो जाती है, उसमें उसका कंट्रोल नहीं रहता है, या फिर जेनेटिक फैक्टर्स हैं या फिर हार्मोनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से व्यक्ति ओबीस हो जाता है। तो ये तो ट्रीटमेंट का विषय है और हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो बड़े पैमाने पे जो ओबेसिटी होती है वो इनसे नहीं होती है। जो मेजर ओबेसिटी का रीज़न है वो रीज़न दो ही है, और उसमें सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं, हमारे शारीरिक क्रियाकलाप हैं, वो बहुत कम हो जाना। और ये एक बहुत ही लॉजिकल सी बात है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, सुख सुविधाएं इतनी हो गई हैं कि
किसी भी काम के लिए फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम घर बैठे कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इन जनरल सोसाइटी में फिजिकल एक्टिविटी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये एक बहुत शायद सबसे बड़ा कारण है फिजिकल एक्टिविटी का कम होना ओबेसिटी की इस महामारी को चारों तरफ फैलने में। और दूसरा कारण है हमारा डाइटरी इनटेक, यानी कि जो हमारे खान पान की जो आदतें हैं वो। अब इसमें क्या है कि हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अगर हम उससे ज़्यादा ऊर्जा लेते हैं तो वो ऊर्जा शरीर में वसा में कन्वर्ट हो जाता है, वसा में परिवर्तित हो जाता है और वो स्टोर रहता है। और इसका एक रीज़न है, पुराने ज़माने में जब जो आदि मानव था उसको रोज़ रोज़ खाने की गारंटी नहीं थी, तो शरीर में ये एक एडेप्टेशन हुआ कि एनर्जी को फैट के रूप में जमा करके शरीर में रखा जाए कि कई बार शिकार नहीं मिलेगा अगर, तो वो आदमी कैसे जिंदा रहेगा। इसलिए वो फैट, वही फैट को जला के उसको एनर्जी मिलेगी। तो ये एक पुराने ज़माने में हमारे लिए एक सर्वाइवल का एक कारण था। लेकिन आज के ज़माने में अब जब हमारे पास सब कुछ मौजूद है तो ये एक प्रॉब्लम का कारण बन गया है। तो जो भी हम एनर्जी ज़्यादा लेते हैं शरीर में, वो एनर्जी वसा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और हमारे शरीर में चर्बी के रूप में उपस्थित रहती है। और जब हमको खाना नहीं मिलता या प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है तो यही वसा जो है इसको जला के शरीर में कोशिकाएं इसको जलाती हैं और शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो जो ये एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है वो एक्स्ट्रा कैलोरी की वजह से है। तो ओबेसिटी का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भोजन हम लेते हैं, जितने हमको रिक्वायरमेंट है, अगर हम उससे ज़्यादा लेंगे तो नेचुरल है कि वो वसा में परिवर्तित होगा। तो हमारी जो फूड हैबिट है उसमें हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिच, एनर्जी डेंस, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स हो गए, तो ये जो हम खाते हैं इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट कम होते हैं और ये जो है फिर वसा में परिवर्तित होकर शरीर में जमा हो जाती है और फिर बहुत सारी बीमारियों को शुरू करती है। तो हमारा जो डाइटरी हैबिट है ये इसमें एक सबसे बड़ा कारण है। तो इसीलिए जो ओबेसिटी से बचने का जो उपाय है वो भी इन्हीं दोनों बातों पे वो टिका हुआ है। तो जब हम ओबेसिटी या ओवरवेट कम करने की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वेट लॉस है ये अपने आप में एक मुश्किल काम है और कई बार कई अटेम्प्ट करने के बाद भी लोग मतलब शुरू करते हैं और फिर उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो वज़न कम करना अपने आप में एक अनुशासन की बात है और एक ये स्लो प्रोसेस है। इसमें कोई शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग बाज़ार में काफ़ी भ्रामक विज्ञापन आते रहते हैं कि ये आप दवाई खा लीजिए या ये कुछ मनूवर कर लीजिए या कुछ ऐसा ड्रिंक पी लीजिए जिससे आपका वज़न कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। जो ओबेसिटी है उसको आप चुटकी में या कोई दवाई खा के या कोई सिंपल सॉल्यूशन से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक सस्टेन्ड एफर्ट फॉर सम टाइम कुछ लगाना पड़ेगा और अपना मोटिवेशन और डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। तो जो वज़न कम करने की जो दो मुख्य स्ट्रैटेजी है वो यही है कि हम फिजिकल एक्टिविटी करें। हम इंश्योर करें कि जो हमारी दिनचर्या में हम कुछ समय जरूर निकालें, कम से कम 20 मिनट आधा घंटा, जिसमें हम वॉक कर सकें या कुछ एक्सरसाइज कर सकें। उसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा इस फैक्टर है वो है फूड का। तो हमको अपने खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी कैलोरी हमको चाहिए। जैसे कि अगर आमतौर पे बात करें तो महिलाओं और पुरुषों को एक साथ लेके देखें तो 1800 से लेके 2200 कैलोरी तक की ज़रूरत होती है। तो हम इतनी ही कैलोरी का सेवन करें और इससे ज़्यादा नहीं करें। और जब खाने के मामले में हम सावधान रहें। जो एनर्जी रिच फूड्स हैं, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो रिफाइंड फूड्स हैं, उनको खाने से हमको बचना है, क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे बेवरेज हैं आजकल तो या प्रोसेस्ड फूड है, तो ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, न्यूट्रिएंट होता नहीं है। तो हम लोगों को इस तरह के खाने से बचना है। तो ये जो दो फैक्टर हैं कि अपने खाने का जो फूड का इंटेक है उसको रेस्ट्रिक्ट करें, उसको नियंत्रित करें और हम देखें कि हम क्या खा रहे हैं। जो खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंस तो नहीं है और हमको उसकी ज़रूरत है कि नहीं।
तो एक तो फैक्टर ये, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी। कम से कम हम 20 मिनट 25 मिनट रोज वॉकिंग या कोई सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज अपने दिनचर्या में अगर हम उसको अपनाएं, तो ये जो दो फैक्टर हैं, इसको हम अगर सस्टेन रखें कुछ महीनों तक, तो हम अवश्य ही वजन कम करने में कारगर हो सकते हैं। और वजन कम करने का सबसे सटीक और सही तरीका यही है। इसके अलावा किसी भ्रामक विज्ञापन या फिर दवाई या फिर कोई मनूवर, इसके जाल में हमको नहीं फंसना चाहिए। और ये हमको ओबेसिटी, जैसा कि हमने देखा कि ओबेसिटी इतनी सारी बीमारियां अपने साथ लाता है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ओबेसिटी, अपना वजन को नियंत्रित करें और उसको एक जो ऑप्टिमम लेवल है BMI का, उसको बना के रखें।